नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ शेषा ध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उस पर नजर डालेंगे। कई सारे दिग्गज मेहमान और आज के सत्र के लिए रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा भी जुड़ेंगे। तो आज के सत्र के लिए रणनीति तो समझेंगे ही, लेकिन शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है और किस तरह के ट्रेडिंग कॉल्स आपको करने चाहिए कमोडिटीज पर, उस पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले आधे घंटे में पावर पैक्ड शो हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं और थोड़ी सी कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट से निकल कर आ रहे हैं। करीब 50 अंक फिसलकर 24,250 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। और एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर भी आज सुबह मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, जापानीज मार्केट यानी निके में करीब 300 अंकों की तेजी दिखी है। वही कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट की बात करें तो यहां पर हल्की सी कमजोरी निकल कर आई है। अमेरिकी बाजारों में कल अच्छी खासी तेजी दिखी, लेकिन कौन से वो फैक्टर्स थे जिसके चलते इतनी अच्छी तेजी दिखी और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन, ये बताने के लिए अब हमारे साथ नोएडा से अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटी मार्केट और इसके अलावा अमेरिकी बाजार और ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत हमारे बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक ही कारण था कि अमेरिकी बाजार गिर रहे थे और कारण थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं सॉफ्ट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमलावर हो रहे थे जेरोम पावेल को लेकर, और उसके बाद हमने देखा था कि बाजारों में तेज गिरावट आई थी। हाल फिलहाल की बात करें तो टैरिफ कर भी उनका रुख काफी कड़ा था चीन के प्रति, लेकिन धीरे धीरे रुख में नरमी आ रही है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को आत्मज्ञान हो गया है या फिर अपने सलाहकारों की बात मान रहे हैं, या फिर उनको अब एहसास हो गया कि धीरे धीरे करके जो मेरे क्लोज अलाइज हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, वो भी छिटक रहे हैं, कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं। तो शायद उनके स्टांस में थोड़ी सी नरमी आई है और उन्होंने ये कहा है कि चीन के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें अमेरिका का जो अप्रोच होगा वो कन्फ्रंटल होगा, यानी कि जिस बात की आशंका थी थोड़ी कम होगी, थोड़ी नरमी दिखाएंगे चीन के साथ बातचीत में। और सूत्रों के हवाले से ये भी चीज निकल के आई थी कि चीन पर टैरिफ में 50 से 65% की कटौती हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम टैरिफ को रिड्यूस करेंगे, हालांकि वो जीरो नहीं होगा, लेकिन ये कि हाँ, जितना बढ़ के हो गया था 145% के आसपास के टैरिफ अमेरिका ने चाइना पर लगा दिए थे, तो उसमें काफी साइजेबल एक हम कटौती अमेरिका की तरफ से देख सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख के चलते हम देख रहे हैं कि बाजारों में थोड़ा कॉन्फिडेंस लौटा है और डाउ में लगातार दूसरे सत्र में हमने अच्छी तेजी देखी है। कल के सत्र में भी शुरुआत में मैं चेक कर रहा था, डाउ जोन्स करीब 1200-1300 अंक ऊपर चला गया था, हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई और आखिरकार जो तेजी रही वो 1% के आसपास की रही डाउ जोन्स में। नैस्डैक में लगातार दूसरे सत्र में हमने 400 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखी है। टेक हैवी इंडेक्स है, टेक्नोलॉजी शेयर में भरोसा लौटा है। आज कुछ बड़ी कंपनीज के नतीजे भी आने वाले हैं। अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट है, उसके नतीजे आएंगे। चिप मेकर है इंटेल के नतीजे आएंगे और इसके अलावा पेप्सिको के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। स्कॉट बेसेंट जो कि अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी वहां कहा जाता है, स्कॉट बेसेंट के भी लगातार पॉजिटिव बयान आ रहे हैं। कल फिर से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका के पास ट्रेड को लेकर एक बड़ी डील का मौका है। तो बड़ी डील क्या हो सकती है? बड़ी डील यही होगी कि हाँ, जो देश नाराज है, जिनके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है, अब टेबल पर बैठेंगे, सहमति से दोनों तरफ से टैरिफ्स को थोड़ा कम किया जाएगा, थोड़ा नरम अप्रोच अपनाया जाएगा। तो ओवरऑल चीजें पॉजिटिव हो रही हैं और इन पॉजिटिव क्यूज के चलते ही हम देख रहे हैं कि आज एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार हालांकि है। निकेई में दूसरे दिन तेजी है, फिलहाल अभी 350 अंकों के आसपास की मजबूती दिखेगी। हांगकांग में 0.25% की नरमी है और धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। चीन का बाजार भी लाल निशान में था लेकिन हरे निशान में आ गया है। कोरिया बाजार 5 दिन लगातार चले थे, तो कोरिया के बाजार में आज थोड़ी सी गिरावट है और गिरावट की वजह यह भी है कि कोरिया की जीडीपी के नंबर आए हैं और वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में थोड़ी सी नरमी आई है, उसके चलते जीडीपी में 0.1% का असर आया है। कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो सोने में हमने $3500 के ऊपर के स्तर देखे। सुरक्षित निवेश के तौर पर, यानी कि ग्लोबल टेंशन के बीच में लोग सोना खरीद रहे थे। सेंट्रल बैंकर्स की तरफ ही ऐसे माहौल में सोना खरीदा जाता है, लेकिन सोने में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है ऊपरी स्तरों पर, हालांकि एक रेंज में है।
फिलहाल जो भाव है $3375 के आसपास के हैं। कच्चे तेल की बात करें, क्रूड में भी 2% की नरमी आई है और इस नरमी के बाद हम देख रहे हैं कि भाव आ गया है $66 के आसपास। दरअसल ओपेक प्लस ने कहा है कि वो जून से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर विचार करेंगे। तो इस बयान के बाद क्रूड में थोड़ी नरमी आई है। अपनी इकोनॉमी के लिए ये ठीक है, मतलब बढ़िया है, क्रूड नरम रहे, अच्छी चीज है। और अगर हम कुछ और संकेतों की बात करें तो डॉलर इंडेक्स हमने देखा था कि 98 के नीचे आ गया था, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर थोड़ी सी स्थिरता वाले बयान आ रहे हैं, थोड़े इनकरेजिंग साइंस आ रहे हैं, ट्रेड सुलझने की उम्मीदें हैं, तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी मजबूती आई है, लेकिन अभी भी 100 के नीचे ही है। $99.5 के आसपास के भाव हैं डॉलर इंडेक्स के। और यूएस में अगर हम 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो एक रेट है 4.36%। ओवरऑल आज के लिए संकेत ठीक ठाक है, भले ही गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा नीचे दिखेगा। मे भी अब चूंकि 7 दिन की लगातार तेजी निफ्टी में हो गई है, हालांकि निफ्टी बैंक की तेजी पर ब्रेक लगा था, लेकिन जो ये पहलगाम हमले के बाद जो थोड़ी सी तनाव इमर्ज हुई थी, कल सरकार की बैठक हुई कैबिनेट कमीशन सिक्योरिटीज की, और उसमें कई सारे फैसले लिए गए हैं कि भारत अपना दूतावास पाकिस्तान में बंद करेगा, पाकिस्तान को अपना उच्चायोग खाली करने को कहा है, सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है, अटारी बॉर्डर को दिया जाएगा और बाकी पाकिस्तानी को 2 दिन के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया। ये चीजें हैं, लेकिन तनाव कुछ और था। क्या भारत कोई मिलिट्री एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, यह आशंकाएं थी, तो कम से कम वो आशंकाएं थोड़ी दूर हो रही हैं। अब देखिए बैठकें यहाँ होने वाली हैं, आज सर्वदलीय बैठक होनी है। हालांकि एमईए यानी कि विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो ये तमाम चीजें हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन कल के मुकाबले आज अगर हम देखेंगे तो संकेत थोड़े से ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो संकेत ठीक ठाक। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई मेजर्स लिए गए हैं, तो उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक ही है। अमेरिकी बाजार हिरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, लेकिन एफआईआई और डीआईआई के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआई ने छठे दिन लगातार कल के सत्र में भारतीय बाजारों के कैश मार्केट खरीदारी की। 3,300 करोड़ के शेयर्स खरीदे और 6 दिनों में करीब 21,250 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं। वही डीआईआईस ने करीब 1,200 करोड़ की कल के सत्र में बिकवाली की। इंडेक्स ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,300 करोड़ की खरीदारी दिखी, इंडेक्स ऑप्शंस में 12,000 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 4,300 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1,300 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। याद रखें केवल की स्टॉक आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेगा और वो है आरबीएल बैंक। कल के सत्र में कुछ 2-3 स्टॉक्स एफएनओ बैन में थे, बाकी स्टॉक्स को निकाल दिया गया है, तो आज केवल आरबीएल बैंक के अकेला स्टॉक एफएनओ बैन में रहेगा। लेकिन इसके अलावा कल के बाजार की बात करें तो याद रखें कल के सत्र में निफ्टी 115 अंक चढ़कर बंद होता हुआ नजर आया था 24,300 के लेवल्स के आसपास। लेकिन बैंक निफ्टी में जो पिछले दिनों से कुछ दिनों से आउट परफॉर्मेंस दिखा था, वो ट्रेंड कल रिवर्स होता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक करीब 350 अंक फिसलकर 55,300 लेवल्स के आसपास बंद हुआ। तो बैंकिंग सेक्टर में जो पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्मेंस दिखा था, वो ट्रेंड कल रिवर्स होता हुआ नजर आया। 55,370 के आसपास करीब 300 अंकों की गिरावट के सत्र में दिखी थी। लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी से फिर एक बार कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। करीब 60 अंक गिरकर 24,250 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। एशियाई बाजारों की बात करें तो जैसे हमने बताया ठीक ठाक ही संकेत है एशिया से भी। लेकिन इसके अलावा अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों में कल के सत्र में अच्छी खासी तेजी दिखी थी। लेकिन ऐसे में आज के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी गुड मॉर्निंग। बताएं कल के सत्र में बैंक निफ्टी की तेजी पर रोक लगी, लेकिन अब निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी और कौन से लेवल्स पर नजर रखें? आशीषा गुड मॉर्निंग। देखिए कल मार्केट्स के अंदर जो काम हुआ वो टिपिकली होना ही था। आप बहुत हद तक बैंकिंग की सीट पे बिठा के आप बाजार को नहीं चला सकते थे। आफ्टर ऑल बैंकिंग को भी और दूसरे सेक्टर्स की चर्निंग भी होनी थी। तो कल परफेक्ट डे था डेरिवेटिव एक्सपायरी से ठीक पहले कि आप सेक्टोरल मूवमेंट करो, और उसमें आपने आईटी कल चेक किया होगा तो आप आईटी का 4% इंडेक्स चला। अगर आप पूरे एक महीने के अंदर देखोगे, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करोगे, तो पूरे इस एक्सपायरी में सबसे ज्यादा कल चलने वाला इंडाइसिस वही था 4% के आसपास।
आईटी कभी भी नहीं चला इस पूरे महीने में 4%, वो पहली बार कल 4% चला। तो उसने कल अपनी जो पोजीशनिंग थी, क्या मैं बोलूंगा, उसने अपने आप को जो कल नोटिस करवाया वो काफी रेलिवेंट था, काफी इंपॉर्टेंट था। ये तो है पहला पॉइंट। इस दो मैसेज निकलते हैं। पहला मैसेज ये निकलता है कि मार्केट के अंदर सेक्टोरल चर्निंग की रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा कर रहा है। दैट मीन्स मार्केट इज इन द वेरी गुड हैंड। अभी वो ऐसी कोई कमजोर हाथ में नहीं है जिसको कोई भरभरा के गिर जाए वो एक सेक्टर से। दूसरा पॉइंट एक समझ में आ रहा है कि मार्केट के पास अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो उसको जल्दी जल्दी टेस्ट तक नहीं कर रहा। कल अगर आप लेवल्स के हिसाब से देखें तो निफ्टी ने ना ही केवल 24,200 के ऊपर फिर से क्लोज किया, तो 3 दिन से आप 24,000 के ऊपर और 2 दिन से 24,200 के पास के ऊपर आप क्लोज कर रहे हो। तो ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। और रही बात बैंक निफ्टी के फॉल की, देखिए इतना चलने के बाद अगर 200 पॉइंट का कोई गिरावट आ रही है, गिरावट नहीं है तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट है। और अगर आप मंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट भी चेक करेंगे, हमने रोल ओवर वगैरह चेक किया है आशीषा, तो करीब इसके अंदर हुआ क्या है कि अब 65% के आसपास का रोल ओवर हो चुका है। दैट मींस जो पोजीशन जानी थी वो जा चुकी है। तो आज का दिन ना बहुत ही पोलाइट और बहुत ही रेंज में आपका रहने वाला दिन है। इनफैक्ट कल रेंज में ही था, आज भी रेंज में ही रहेगा जैसे सॉर्ट ऑफ कल था। बहुत कोई मूव आएगा नहीं, ना ही फॉल का, ना ही बड़ा मूव तेजी का बनने जा रहा है। एक चीज बस मैं आपको इस सीरीज के एंड, आज लास्ट डे इसके बता रहा हूँ, अगली सीरीज बहुत लाइट जा रही है। फिर से ये लाइट सीरीज के दोनों है, भी आ सकता है और पॉजिटिव होने पर तेज रिएक्शन और भी पॉजिटिव हो सकता है। लाइट है, रखिएगा। स्पेशली निफ्टी तो बहुत ही लाइट है, निफ्टी भी लाइट है। 1,21,000 कॉन्ट्रैक्टिव तक जुड़े हैं सिर्फ। दूसरा रोल ओवर ठीक है, एवरेज के अनुमान के रेशो ठीक है, एफआई की होल्डिंग में बकायदा 2, तो ज्यादातर चीजें ठीक है। लेवल के हिसाब से मैं आपको सीरीज का और मतलब एक्सपायरी का एक लेवल क्लियर करता हूँ। मेरे को नहीं लगता कि 24,000 का लेवल अभी सीरीज में यानी कि आज में ब्रेक होगा। मैंने कल से भी आपको ये बात बताई थी। तो 24,000 तो आपका सपोर्ट है और 24,200 वेरी इमीडिएट सपोर्ट है। ऊपर जाएंगे 450, 550 एक रेजिस्टेंस एरिया है। सेम विद बैंक निफ्टी कि 55,000, 350 के आसपास आके बस हुए तो 55,000 का सपोर्ट एरिया है। और आप चाहें तो ऊपर जाएंगे तो 55,000, 650, 850 आपके जो रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो फिलहाल आज कोई मेजर ट्रेड ना करें, नई पोजीशंस ना लें, कोशिश करें कि एक्सपायरी के सेशन को निकल जाने दें, फिर ही ट्रेड लें। सेम ऑप्शंस वालों को गेम करना है, सेम फ्यूचर्स वालों को करना है। हाँ, रही बात स्टॉक स्पेसिफिक की, वो करते रहो, वो तो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर विस्तार में एक बार 8 बजे के शो में चर्चा करेंगे। डिम्पी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों वाले शेयर नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे और कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर भी नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कई सारे नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। निफ्टी कंपनियों में 5 कंपनियों के नतीजे आज आएंगे, लेकिन कल मार्केट आवर्स के बाद भी कई सारे नतीजे आए। कैसे रहे वो नतीजे, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी कंपनियों के नतीजे आए और स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हुए आएंगे। जी, बहुत सारी कंपनी से कल अपने Q4 के अर्निंग आए, जैसे कि टाटा कंज्यूमर, परसिस्टेंट, LTI, माइंडट्री और भी बहुत सारी कंपनी आई। तो डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले टाटा कंज्यूमर की बात करते हैं, जहाँ पर टाटा कंज्यूमर ने कल अपने Q4 के अर्निंग अनाउंस किए थे और उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 17.3% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी जो अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, 60% का ईयर ऑन ईयर बेसिस का, जो 216 करोड़ से बढ़कर 344 करोड़ पर देखने को मिला है। अगला जो तो ओवरऑल जो टाटा कंज्यूमर के Q4 के जो नंबर थे वो इनलाइन थे एज पर एस्टिमेट। अगला जो स्टॉक है पर्सन सिस्टम, जहाँ पर पर्सन सिस्टम के जो Q4 में जो नेट रेवेन्यू है उसमें जो है 6% की ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वही अगर बात करें एबिट की, तो एबिट में भी जो है 11% का ग्रोथ देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जो 456 करोड़ से बढ़कर 505 करोड़ पर देखने को मिला है। वहीं पैट में भी जो है 6% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ओवरऑल जो पर्सन सिस्टम के जो Q4 के नंबर थे वो स्ट्रॉन्ग थे एज पर एस्टिमेट। अगला जो स्टॉक है थायरोकेयर है, जहाँ पर थायरोकेयर में जो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 21.3% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी जो है 26% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो 17.18 करोड़ से बढ़कर 21.57 करोड़ पर देखने को मिली है। मार्जिन में भी जो अच्छा खासा देखने को मिला है, जो 21.9%
से बढ़कर 30.8% देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो Q4 के नंबर थे थायरो करके वो अच्छे रहे हैं। अगला जो स्टॉक है LTI Mindtree, जहाँ पर LTI Mindtree में जो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 1% ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और रेवेन्यू की जो CC ग्रोथ है वो जो है फ्लैट देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पैट में भी जो है 4% का उछाल देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो LTI Mindtree के जो Q4 के नंबर थे वो वीक रहे एज पर एस्टिमेट। अगला जो है दालमिया भारत, जहाँ दालमिया भारत में जो कंपनी का जो रेवेन्यू है Q4 का उसमें 5% का डिक्लाइन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस। वही नेट प्रॉफिट जो है उसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो 315 करोड़ से बढ़कर 435 करोड़ पर देखने को मिला है। और दालमिया भारत के जो Q4 के नंबर थे वो इनलाइन थे एज पर एस्टिमेट। रैलिस इंडिया ने भी रिजल्ट अनाउंस किए हैं, जहाँ पर रैलिस इंडिया में जो रेवेन्यू है उसमें 18% का जो है देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और कंपनी का जो लॉस है उसमें भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो 21 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ पर देखने को मिली है। तो रैलिस इंडिया के जो Q4 के नंबर थे वो वीक रहे हैं। अगला जो है कैनफिन होम केयर, जहाँ पर होम्स जहाँ पर जो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें जो है ऑलमोस्ट 8% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं पैट में भी जो है ऑलमोस्ट 12% की ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो इसके जो नंबर थे वो मिक्स रहे हैं। आखिरी जो Q4 वाला अर्निंग के जो स्टॉक है वो सिंजीन इंटरनेशनल, जहाँ पर सिंजीन इंटरनेशनल का जो रेवेन्यू है उसमें 11% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और नेट प्रॉफिट जो है उसमें 3% का डिक्लाइन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और कंपनी की जो कंपनी की जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो वीक आ रही है। ये हो Q4 के अर्निंग के। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। तो खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर्स है वो बजाज फाइनेंस, जहाँ पर बजाज फाइनेंस के जो बोर्ड मीट है 29 अप्रैल को, जिससे कि कंपनी जो है स्प्लिट और बोनस पर जो है विचार करने वाली है। अगला जो स्टॉक है BPCL, जहाँ पर BPCL ने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है JPS रिन्यूएबल के साथ, जिससे कि कंपनी जो है कंप्रेस बायोगैस प्लांट अक्रॉस इंडिया में सेटअप करने वाली है। और इस JV का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो 8 करोड़ का होगा। अडानी ग्रीन भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर अडानी ग्रीन ने जो है एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जिससे कि कंपनी जो है 1250 मेगावाट का जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी प्लांट जो है वो सप्लाई करने वाली है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को। बायोकॉन भी आज फोकस में रहने वाला है, जहाँ पर बायोकॉन के बोर्ड ने जो है 4500 करोड़ का फंड रेस के लिए अप्रूवल दे दिया है। NHPC में भी जो है फोकस में रहेगा, जहाँ पर बोर्ड NHPC का जो बोर्ड है उसने 2000 करोड़ का फंड रेस के लिए अप्रूवल दे दिया FY 26 के लिए। और बोर्ड ने जो है 1200 मेगावाट सोलर पार्क जो है जालौन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में उसके डेवलपमेंट के लिए भी जो है अप्रूवल दे दिया है। और जो कॉस्ट होगा इसका वो करीब 800 करोड़ होगा। दीपक फर्टिलाइजर भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर दीपक माइनिंग सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि एक होली ऑन सब्सिडरी दीपक फर्टिलाइजर की, वो है उन्होंने जो है कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया है 800 करोड़ का। अगला जो है यूको बैंक, यहाँ पर यूको बैंक जो है 28 अप्रैल को बोर्ड मीट करने वाला है, जिससे कि कंपनी जो है फंड रेस पर विचार करने वाली है। आखिर में बात करेंगे पीरामल फार्मा की, जहाँ पर पीरामल फार्मा की जो सब्सिडरी कंपनी है पीरामल हेल्थ केयर, वो जो है PPL फार्मा में इन्वेस्ट करने वाली है 1626 करोड़ का। ठीक है, तो कई सारे स्टॉक्स, नतीजों और खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। पूरी लिस्ट के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट में किस तरह रणनीति बनानी चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ आज ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करते हैं। ऑल टाइम हाई लेवल से थोड़ी सी कमजोरी दिखी थी, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट में फिर एक बार सोना 2 से 2.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। सोने और चांदी पर किस तरह के ट्रेडिंग कॉल्स होंगे आपके आज? गुड मॉर्निंग आशीषा जी। देखिए, सोने में जो थोड़ी गिरावट आई थी वो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ही कह सकते हैं, बट जैसे आपने कहा आज इंटरनेशनल मार्केट में देखे तो वहाँ से कल इवनिंग सेशन में हमने रिकवरी देखने को मिली है सोने में। तो मुझे लगता है सोने और चांदी में बाई करना चाहिए इंट्राडे, जहाँ पे सोने में 95,000 के करीब बाय कर सकते हैं 95,700 के टारगेट के लिए। चांदी में भी अगर डब मिलती है 97,300 के करीब, तो 98,200 के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए। सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस और इंडस्ट्रियल मेटल्स, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा? देखिए, कच्चे तेल में गिरावट जो है वो कल हमने देखी थी और आज भी एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि ओपेक में जो कजाकिस्तान है वो प्रायोरिटी कर रहे हैं ज्यादा आउटपुट बढ़ाने के लिए, तो थोड़ा डिस्काउंट भी है
और एक्सपेक्टेशन भी है कि जो प्लांट प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं वो थोड़ा एक्सेलरेट कर सकते हैं, जो क्रूड के लिए नेगेटिव। तो कच्चे तेल अराउंड 5400 शॉर्ट कर सकते हैं 5250 के टारगेट के लिए। और बेस मेटल्स में जिंक एक बेहतर लग रहा है ओवरऑल सारे बेस मेटल, तो जिंक में खरीदारी की राय होगी अराउंड 249 253 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो जिंक यहाँ पर खरीदारी की राय 253 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 247 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह, और इसके अलावा कच्चे तेल पर भी आपने अपना नजरिया दिया। भाविक सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए। गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत, लेकिन ऐसे में किस तरह की ट्रेडिंग की रणनीति बनानी चाहिए, ये लेकर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।